प्यारे बच्चों, मैं भारतीय संस्कृति पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। ध्यान से सुनो। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसके इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती है, बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण को और बढ़ेगा, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समुद्रों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंग देखने में आएंगे। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तपती भूमि भी मिलेगी, जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहां उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहां पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न हो। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं बल्कि जैसे कहावत भी है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुसंख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, भिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन भिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं की ठीक उसी तरह से विरोधी है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी
इसी तरह बहता रहे और इनको वह अमरत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थप्पड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसे एक इसमें भी आता है, सुनिए, बाकी मगर है अब तक नामी निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अंतकाल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर के हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर से नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग ही से निकाला और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुतियां कहती हैं, तेन तक तेन भुजिथा, इसके द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तरह से ओतप्रोत है, इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वेच्छापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं के विकास और प्रफुल्लित होने दिया। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीत से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार के प्रकृति जन और मानव विविधताओं के बढ़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पदलित हुए, हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक प्रकार पर मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश, प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कन चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में भी बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह भी बात विचारी है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूं कि इस बारे में दो बातें विचारनी हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संलिखित अर्थात देवनागरिक में भी छपवाने का आयोजन करें। दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन भाषाओं के आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत हुई। साहित्य संस्कृति का एक
व्यक्त रूप है, उसके दूसरे रूप गाना, गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में भी देखे जाते हैं। भारतीय अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रतिष्ठित करता है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रख करके विचार करना है, जो एक भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। शाहजहां ने बड़े गर्व से कहा भी था, अगर फिरदौस पर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यहाँ है। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह सब तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग को तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा तब। बस बच्चे, ये व्याख्यान खत्म हुआ, शेष अगले कल बताएंगे।